गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया था जहाँ पे हमने आइडेंटिटीज का यूज किया था। याद है ना कि अगर इन इन सॉरी इन आइडेंटिटीज नहीं, मैंने कहा था अगर रूट्स इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो ए और बी जीरो होगा और सी नॉट इक्वल टू जीरो होगा। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है ना। तो बेटा अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है। बेटा अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन इधर से कराना चाह रहा हूँ, जरा क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है लेट एफ एक्स इज ए पी सिक्स प्लस ए पी फाइव, सॉरी सॉरी सॉरी, पी की पावर सिक्स प्लस ए पी की पावर एक्स की पावर फाइव, एक्स की पावर पी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर सिक्स प्लस ए इंटू एक्स की पावर फाइव प्लस बी इंटू एक्स की पावर फोर प्लस सी इंटू एक्स क्यूब प्लस डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ठीक है ना। बी ए पॉलिनोमियल फंक्शन सच दैट p1 इज इक्वल टू 1, p2 इज इक्वल टू 2, p3 इज इक्वल टू 3, p4 इज इक्वल टू 4, p5 इज इक्वल टू 5, p6 इज इक्वल टू 6 एंड p7 इज इक्वल टू 7। p7 बेटा आपसे पूछा है। बेटा देखिए अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए तो आपको 6 रिलेशन दे रखे हैं, p1 p2 p3 p4 p5 p6, 6 आपको रिलेशन दे रखे हैं। और फंक्शन के अंदर बेटा अगर आप फिर से देखोगे तो बेटा a b c d e f चार बेटा आपको अननोन दे रखे हैं। ठीक है ना। और आपसे P7 पूछा है क्योंकि अगर आपके अननोन निकल गए तो आपका P7 भी निकल जाएगा। ठीक है ना। बट बेटा एक बात अगर आप सोचिए कि अगर मैं इन वैल्यूज को फंक्शन में डालता हूं तो बेटा 6 अननोन को निकालने के लिए मेरे पास क्वेश्चन की इक्वेशन क्या बनेगी, बहुत ज्यादा बेटा कॉम्प्लेक्स बन जाएगी। ठीक है ना। हाँ, और कई बच्चे तो सीधा देख के बोल देते हैं सर सब सारे वो सेम सेम है तो P7 भी 7 हो जाएगा। ठीक है। तो बेटा उस अप्रोच से बेटा ये क्वेश्चन होना बहुत टिपिकल हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप इसी पैटर्न पे बोल दोगे सर P3 3, P4 4, P5 5, P6 6 तो P7 7 होगा तो बेटा आंसर आपका गलत है। ठीक है। आईआईटी जेईई का क्वेश्चन है ये वाला, जरा समझना हमें करना कैसे। ठीक है। बेटा देखिए अगर मैं फंक्शन को देखो P1 का मतलब क्या है कि फंक्शन में मैंने जब P1 डाला है, जब फंक्शन के अंदर Px के अंदर मैंने 1 डाला है तो मुझे अपना रिमाइंडर 1 बचा है। P2 का मतलब क्या है बेटा, जब बेटा फंक्शन में मैंने 2 डाला है तो बेटा मुझे रिमाइंडर मतलब 2 डाला है तो पूरा सॉल्व होने के बाद बेटा मेरी वैल्यू 2 आई है। जब मैंने 3 डाला है तो पूरा सॉल्व होने के बाद मेरी वैल्यू 3 आई है। ठीक है ना। जब मैंने 4 डाला है तो पूरा सॉल्व होने के बाद मेरी वैल्यू 4 आई है। ठीक है ना। जब मैंने 5 डाला है तो पूरा सॉल्व होने के बाद मेरी वैल्यू 5 आई है। तो एक बार ध्यान दे दिए, जो मैं अंदर डाल रहा हूं वही मेरा आउटपुट भी आ रहा है। जैसे मैंने 1 डाला तो 1 आउटपुट आया, 2 डाला तो 2 आउटपुट आया, 3 डाला तो 3 आउटपुट आया, 4 डाला तो 4 आउटपुट आया। मतलब अगर मैं बोलता हूं कि अंदर px है तो बाहर में x लिख दूं तो सेम चीज आएगी ना। हाँ जी, अच्छा सेम चीज तो आएगी, उस हिसाब से तो ये 7 आना चाहिए था। बट बेटा अगर मैं इसको लिखता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ तो बेटा मेरा फंक्शन क्या 6 डिजिट का रहेगा? नहीं रहेगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमें किस तरह कुछ सोचना है कि फंक्शन मेरा 6 डिजिट का भी बन जाए। मतलब होना तो पहली बात तो एक चीज तो ये होगी होगी कि भैया x आएगी। ठीक है। अब बेटा मैं इसके आगे कुछ ऐसा फंक्शन जोड़ूं जो कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 डालने पे वो जीरो बन जाए, जैसे कि x प्लस जीरो मुझे ओनली x मिल जाए। ठीक है। और जो ये वाला फंक्शन हो वो कितने डिजिट का हो, 6, वो 6 डिग्री का हो। क्लियर। अब सर ये कैसे करें, जरा बेटा मैं आपको समझाता हूँ, जरा समझना बेटा। देखिए मैंने क्या किया, मैंने px को लिख दिया। हाँ जी, मैंने px को लिख दिया अपनी तरफ से px इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 प्लस x। ठीक है ना। अब आप खुद सोचना जब मैं p1 डालूंगा तो बेटा पहला वाला बेटा मेरा फंक्शन जीरो हो जाएगा, बाकी सारे ये सभी नॉन जीरो, तो जीरो इंटू नॉन जीरो पूरा फंक्शन जीरो। मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ x मिलेगा जो हम चाह रहे थे। मतलब 1 पे बेटा मुझे 1 वैल्यू मिल जाएगी। जब मैं 2 डालूंगा तो बेटा ये वाला जीरो, और जीरो इंटू समथिंग जीरो, जीरो प्लस एक्स मतलब जो मैं यहां डालूंगा वही मुझे यहाँ मुझे, अगर मैं यहाँ पे 2 डालूंगा तो मुझे यहाँ 2 मिल जाएगा। मैं 3 रखूंगा तो ये जीरो, 4 रखने पे ये जीरो, 5 रखने पे ये जीरो, 6 रखने पे ये जीरो। ठीक है। मतलब मैं 1 से लेके 6 तक वैल्यू पुट करूंगा तो बेटा ये फर्स्ट टर्म जो मेरे पास होगी बेटा वो ऑलवेज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? रिमाइंडर मेरे पास ऑलवेज क्या बचेगा, ऑलवेज बेटा रिमाइंडर बेटा मेरे पास ऑलवेज क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है। अब आप सोचो अगर इस फंक्शन में मैं 7 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 2, 7 माइनस 3, 7 माइनस 4, 7 माइनस 5, 7 माइनस 6।
हाँ जी, दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6 फैक्टोरियल प्लस 7, अवर फाइनल आंसर 727। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 720। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, काम की बात को समझना, ठीक है ना, काम की बात को समझना, ठीक है। तो मतलब बेटा इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा कि इसका मतलब ये कि जो भी मुझे इसके अंदर दे रखा है, अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बेटा इनको तो मैं पक्का इधर लिखूंगा ही लिखूंगा, ठीक है ना। जैसे देखो अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं कि इस बार बेटा सेकंड पार्ट में मुझे P1 दे दिया है 1, P2 दे दिया है 4, P3 दे दिया है 9, P4 दे दिया है 16, P5 दे दिया है 25, P6 दे दिया है 30। तो इस बार बेटा मैं कैसे लिखूंगा बेटा, अब ये 1 2 3 ये तो मेरे एज इट इज यूज होंगे, मतलब x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 तो एज इट इज यूज होंगे, ठीक है। मेरा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ इन वाले टर्म पे कि मैं लास्ट में इनके बाद क्या ऐड करूं कि मुझे भैया ये वाली टर्म मिल जाए। तो देखो 1 डालने पे 1 मिला, 2 डालने पे 2 मिला, 3 डालने पे 9 मिला, 2 डालने पे 4, 3 डालने पे 9, 4 डालने पे 6। तो बेटा इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये बेटा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। सी में देख लेते हैं, 1 पे 3, 2 पे 5, 3 पे 7, 4 पे 9, 5 पे 11 और 6 पे बेटा 6 है, 6 पे 13 बेटा। अब इस बार क्या है बेटा, इस बार बेटा एपी बन रही है। क्या बन रही है, एपी। तो मैं क्या लिखूंगा, एपी का सीक्वेंस लिख दूंगा। हाँ जी, एपी कितना होगा देखो 2x प्लस 1। एपी क्या होगा बेटा मेरे पास 2x प्लस 1, क्योंकि रिमाइंडर कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है, कॉमन डिफरेंस मेरा मेरे पास जा रहा है बेटा कितना ऑलवेज 2 जा रहा है। तो 2x प्लस 1, देखो 2x की जगह x की जगह 1 डालो 3 मिलेगा, 2 डालो 5 मिलेगा, 3 डालो 6 7 मिलेगा, 4 डालो 9 मिलेगा, 5 डालो 11 मिलेगा। मतलब इस बार क्या आ जाएगा, बाकी चीज तो एज इट इज, मतलब जो भी मैंने यहाँ पे लिए है 1 2 3 4 उनके लिए तो मुझे x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5, x माइनस 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी मेरा बच रहा था रिमाइंडर, जो बेटा मेरा बच रहा था रिमाइंडर, जो मेरा बच रहा था हर बार, उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 2x प्लस 1। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? यहाँ पे बेटा जो भी हो मेरे पास, जो भी ये पैटर्न आएगा बेटा वो कुछ ना कुछ मुझे देगा, एपी देगा, जीपी देगा, एजीपी देगा, एक्स की पावर एन देगा, जो भी बेटा मुझे देगा मैं क्या करूंगा उसको पहले तो इन टर्मों को लिखूंगा और बेटा उसके आगे ये चीज लिख दूंगा। क्या सभी को समझ में आया नहीं आया? अब एक बात और मुझे बताओ, एक बात और मुझे बताओ, मान लो एग्जामिनर ने आपसे ऐसे कुछ दे दिया, एग्जामिनर ने आपको बोल दिया कि भैया P1 इज इक्वल टू P2 P3 इज इक्वल टू P5, ठीक है। P5 ले लीजिए, P6 ले लीजिए। P6 बेटा बंदे ने आपको दे दिया है 6, ठीक है। तो आप Px कैसे लिखोगे बेटा? देखिए इस बार Px लिखने का तरीका होगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6। अब बेटा देखिए पहले जो पिछले क्वेश्चन में था उसमें क्या था, ये वाली जो इनका आउटपुट था ना हर बार बदल रहा था, P1 का अलग, P3 का अलग, P5 का अलग, और वो जो आउटपुट था उसको मुझे इससे लिंक करना था, मतलब उस आउटपुट को मुझे x से लिंक करना था, याद है ना। हाँ जी, देखिए इसमें मेरा आउटपुट बदल रहा है और मुझे इस आउटपुट को इससे लिंक करना है। किससे लिंक करना है, इससे लिंक करना है, हर बार इससे लिंक करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी आउटपुट बदल रहा है, मुझे इससे लिंक करना है, ठीक है। बट बेटा इस बार मेरा आउटपुट कांस्टेंट है, तो बेटा जो मैं लास्ट में ऐड करूंगा ना बेटा वो बेटा मेरा कांस्टेंट ही ऐड अप हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्स कुछ भी डालूं बेटा मुझे बच कांस्टेंट ही जाए, तो बेटा मैं 6 लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास px आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 3, x माइनस 6 प्लस 6। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है ना। और मान लो एग्जामिनर ने, उसी ने एग्जामिनर ने ये भी लिख दिया P2 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P10 इज इक्वल टू बेटा मान लो उसने दे दिया है 6 दिया है, मान लो उसने ए माइनस 6 दे दिया, तो कैसे लिखोगे बेटा? तो उसको आप लिखोगे Px इज इक्वल टू x माइनस 2। थोड़ा क्लियर लिख देते हैं, पेज छोटा जा रहा था ना इसलिए थोड़ा एक्सपेंड कर दिया।
इसका क्या बताया था मैंने आपको, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 6 प्लस 6, ठीक है ना। और अगर वो दे रहा है P2 इज इक्वल टू P5 इज इक्वल टू P10, मान लो ये दे दिया, ये उसने दे दिया -6, तो आप कैसे लिखोगे बेटा, तो बेटा आप Px लिखोगे, कैसे लिखोगे, तो Px लिखोगे बेटा, देखो जो यहाँ पे है वो तो बेटा मुझे लिखना ही लिखना है, P-2 x माइनस 5 x माइनस 10, और लास्ट में क्या बच रहा है बेटा मेरे पास, बेटा लास्ट में मेरे पास बच रहा है -6, तो मैं क्या लिखूंगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। अब बेटा देखो अगर ये सेम क्वेश्चन में आपको वो मान लो ये भी तीनों कंडीशन और ये तीनों कंडीशन भी वो सेम क्वेश्चन में दे देता है, इसका मतलब बेटा ये वाला Px, ये वाला Px और ये वाला Px बेटा आपस में इक्वल होंगे, ठीक है ना। आप इनको यहां से इक्वल करके कोई ना कोई और रिलेशन भी निकाल सकते हो। क्लियर हुआ सभी के लिए। तो बेटा ये बात ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी एग्जामिनर P1 P2 P3 आपको दे रहा है, इसका मतलब मुझे उनको पक्का x-1 x-3 x-6 तो मुझे लिखना ही लिखना है। क्लियर। अब बेटा एक बात और समझिएगा, एक बात और समझिएगा कि बेटा अगर मेरे पास डिग्री इंपॉर्टेंट है, अगर मेरे पास 3 डिग्री की इक्वेशन है, कितने डिग्री की इक्वेशन है, 3 डिग्री की इक्वेशन है, तो बेटा वो 3 ही देगा, क्योंकि तीनों का मल्टीप्लाई मुझे क्यूबिक बना देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे कितनी डिग्री की इक्वेशन थी, 6 डिग्री की थी, कितनी की थी, 6 डिग्री, तो बेटा उसने 6 पॉइंट्स दिए, 6 फैक्टर दिए, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इनसे 6 डिग्री मुझे मिल जाएगी। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, 3 डिग्री के लिए 3 देगा, मान लो 4 डिग्री की क्वेश्चन है तो बेटा ऑलवेज 4 देगा, ठीक है। मान लो 5 डिग्री क्वेश्चन है तो बेटा 5 देगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये बात और ध्यान रखिएगा कि जितनी मेरी डिग्री होगी उतनी ही बेटा मेरे क्या होंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, लेट fx इज ए 3 डिग्री पॉलिनोमियल with real coefficient satisfy the equation f1 mod f1 is equal to mod f2 is equal to mod f3 is equal to mod f5 is equal to mod f6 is equal to mod f7 is equal to 12, ठीक है। बेटा अगर आप ध्यान देखो जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया ये इससे कुछ कुछ सिमिलर, कुछ हद तक सिमिलर है, ठीक है ना। प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में कहां आ रही है वो मैं आपको समझाता हूँ। इस क्वेश्चन पर सीधे उतरने से पहले मैंने आपको बेटा काफी सारे क्वेश्चन क्यों कराए, क्योंकि बच्चा इसमें कंफ्यूज हो जाता है कई बार कि सर ये खेल क्या हो रहा है। बेटा देखो पहली प्रॉब्लम जो आ रही है कि यहाँ पे उन्होंने मॉड दे दिया है, क्या दे दिया है, मॉड दे दिया है, ठीक है। देखो मॉड दे दिया है, ठीक है ना, हाँ क्या दे दिया है, मॉड दे दिया, ठीक है। बेटा दूसरी प्रॉब्लम जो बेटा हमारे पास आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम अगर हम देखें, ये 7 नहीं है, मतलब ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। सुधार लीजिएगा इसको, 7 की जगह 4 कर दीजिएगा, बात बराबर हो जाएगी, ठीक है। हाँ 7 से भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी, तो बेटा पहली प्रॉब्लम तो बेटा मुझे मॉड दे रखा है, दूसरी प्रॉब्लम बेटा मुझे 6 टर्म इक्वल दे रखी है, मतलब अगर मैं इस तरह से लिखना चाहूंगा तो बेटा मैं 6 बार 6 पेयर्स बना दूंगा। हाँ x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इंटू x-5 इंटू x-6 इंटू x-7 प्लस 12 लिखूंगा, और बट कितनी डिग्री की क्वेश्चन बन जाएगी, 6 डिग्री की, बट मेरे पास है कितनी डिग्री, 3 डिग्री। अब मसला हो गया, इसका मतलब इसमें 3, इसका मतलब क्या है कि मैं 3 को छाटूंगा, सर 3 को छाटू कैसे, 3 को छाटू कैसे, तो बेटा अगर जरा आप एक बार अब इधर आप ध्यान दीजिएगा कि बेटा पूरे फंक्शन में जब भी मैं मॉड लगाता हूं, मॉड लगाने से क्या होता है बेटा, देखो मान लो मेरे पास यहाँ पे जो हम बोल रहे थे, मैंने आपसे बोला P2 P3 P10 -6 था और P1 P3 P6 मेरा 6 था। बेटा अगर मैं इन पे मॉड लगाता हूं, अगर मैं इन पे मॉड लगाता हूं बेटा, तो बेटा मुझे एज इट इज 6 मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस पे भी क्या मिल जाएगा, ये बेटा मुझे एज इट इज 6 दे देगा, ठीक है। बट बेटा अगर मैंने इस पे मॉड लगा दिया, किस पे लगा दिया, इन पे अगर बेटा मैंने मॉड लगा दिया, तो बेटा ये मॉड कहां पे लगेगा, मॉड यहाँ पे भी लगेगा, और बेटा इस बार मुझे क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। इसका मतलब क्या, ये क्वेश्चन आपको पागल बना रहा है, इसके अंदर से 3 वैल्यूज तो मेरी पॉजिटिव है और 3 वैल्यूज मेरी नेगेटिव है। क्लियर हुआ नहीं हुआ, इस फंक्शन में 3 वैल्यूज तो मेरी पॉजिटिव हैं और बेटा मेरी 3 वैल्यूज नेगेटिव हैं, बट मॉड लगा के मैंने सबको क्या कर दिया है, पॉजिटिव कर दिया। क्या कर दिया, सबको पॉजिटिव कर दिया। अब आप डिसाइड कैसे करोगे सर पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, ठीक है। तो बेटा मैं आपको एक ग्राफ समझाता हूं। बेटा ये वाला मेरा ग्राफ होगा, ठीक है।
हाँ जी, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब देखिए बेटा, अगर मैं 1 को इधर मानता हूं 1, तो 1 पे बेटा मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। 2 पे नेगेटिव, 3 पे पॉजिटिव, 2 पे पॉजिटिव, 3 पे पॉजिटिव, 4 पे नेगेटिव, 5 पे नेगेटिव और 6 पे पॉजिटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, क्या समझ में नहीं आया? अब आप जरा ध्यान से देखिए, आपकी कौन कौन सी वैल्यू पे आपको पॉजिटिव मिल रहा है। आपको बेटा पॉजिटिव मिल रहा है 2 पे, 3 पे और 6 पे। नेगेटिव मिल रहा है 1 पे, 4 पे और 5 पे। क्लियर? 1 पे, ठीक है ना? तो मैं क्या लिखूंगा, जब मेरा पॉजिटिव नेगेटिव मुझे मिल रहा है तो a इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 4, एक्स माइनस 5 माइनस 12, और नेगेटिव मिल रहा है a इंटू एक्स माइनस a, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 6 प्लस 12 मिलेगा। पॉजिटिव के लिए प्लस 12, क्योंकि 2 3 6 के लिए पॉजिटिव, और 2 1 4 5 के लिए नेगेटिव। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक बात मैं आपको और बता दूं, सर ए से इंटू क्यों किया? देखो मैंने आप ए से इंटू किया है बेटा, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन हम जब भी बनाएंगे, जब भी मैं पॉलिनोमियल फंक्शन बनाऊंगा तो बेटा मैं ऑलवेज ए से इंटू करूंगा। याद है आपको? हाँ जी, हाँ ऑलवेज क्या होगा? ए से इंटू होगा मेरा। क्लियर? हाँ जी बेटा, इधर भी मैं चाहूँ तो ए से इंटू करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है ना? हाँ, वैसे स्टैंडर्ड वे में ए से इंटू करना चाहिए, बट ऑलवेज 0 हो जाएगा, इसलिए इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो ए से बेटा इसका इंटू होगा, ठीक है? अब बेटा, अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा? क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है f0। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन बेटा? मुझसे पूछ रहा है f0। और बेटा अगर मैं देखूं तो बेटा मेरा फंक्शन निकल चुका है, ये मेरा फंक्शन है। आप x की जगह 0 डालो, आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम की बात ये आपके लिए a अननोन रहेगा, क्योंकि अगर आप यहां से करते, अगर आप सिंपल करते तो काफी बड़े 4 वेरिएबल जाते हैं, ए बी सी डी जाते, ठीक है? बट बेटा आपका इधर बेटा यहाँ पे सिर्फ एक अननोन रहेगा, और बेटा मेरे पास फंक्शन आ गया। बट सर एक अननोन कैसे निकालूं? तो बेटा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे एक बात समझाई थी कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको मान लो 2 रिलेशन दे दी और आपके पास 2 इक्वेशन निकल गई, तो बेटा वो दोनों एक ही फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो बेटा आप दोनों को इक्वेट कर सकते हो। सर बट इक्वेट करना है मुझे, ए कैसे निकल जाएगा? बेटा देखिए, अगर आप इक्वेट करो ना, कभी भी अगर आप बोलते हैं कि कोई 2 फंक्शन आपस में इक्वल है, कोई पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन के इक्वल होने का मतलब होता है कि उनके करस्पॉन्डिंग डिग्री के कोफिशिएंट्स इक्वल होंगे। मान लो मेरे पास दो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वल हैं, मैंने बोला पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू, आपको दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर बेटा कभी भी ऐसे आपको दे दिया, ये तभी पॉसिबल है बेटा जब एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल कोफिशिएंट इक्वल हो, मतलब p इज इक्वल टू ए हो, q इज इक्वल टू बी हो, और c इज इक्वल टू आर हो। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो बेटा आप इस, तो बेटा क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटा, तो ध्यान रखिएगा, कभी भी ये 2 पॉलिनोमियल अगर आपको इक्वल बोल रहे हैं, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहां पे मैंने कोफिशिएंट्स को इक्वल किया था, 2 पॉलिनोमियल को इक्वेट करने पे उनके इक्वल डिग्री के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर दिया था, ठीक है ना? अब बेटा एक दूसरी बात और समझना कि बेटा जब मैं तीनों को इक्वेट करता हूं तो मेरे पास 3 रिलेशन निकलते हैं, 1 2 3। अगर मेरे पास 3 डिग्री के इक्वेशन हो तो बेटा मेरे पास 4 रिलेशन निकलेंगे। कितने निकलेंगे? 4 रिलेशन। बट एक बात आप भी सोचिए कि क्या 4 रिलेशन की मेरे लिए रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अननोन मेरा एक है, अननोन मेरा एक है, तो बेटा बजाय मैं 4 इक्वेशन के सिंगल एक इक्वेशन को, मतलब मैं इसके अंदर से किसी भी एक डिग्री की टर्म को निकाल लूंगा, किसी भी एक डिग्री की टर्म को निकाल लूंगा और दोनों तरफ से उसको मैं इक्वेट कर दूंगा। हमारा टाइम बचेगा, सॉल्व करने का कोई भी मीनिंग नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप ऊपर से कांस्टेंट टर्म को निकाल लीजिए, नीचे से कांस्टेंट टर्म को निकाल लीजिए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब सर कांस्टेंट टर्म कैसे निकलेगी? बेटा देखो, मैं जानता हूं कि अगर मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, कांस्टेंट टर्म कब मिलेगी? जब बेटा इन दोनों के कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कब मिलेगी? जब बेटा ये तीनों आपस में, इनके तीनों के कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे। तो -1 इंटू -4 इंटू -5 कितना आ गया? -20, और ए से मल्टीप्लाई होगा तो -20a -12। तो बेटा यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? -20a -12। अब बेटा जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखो -2 इंटू -3 इंटू -6, तो बेटा ये मुझे मिल गया -36a + 12। तो बेटा ये मुझे मिल गया -36a + 12।
अब दोनों कांस्टेंट हैं और इक्वेशन दोनों बराबर है, इसका मतलब दोनों के कांस्टेंट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा। बेटा ये मैंने इक्वेट कर दिया। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिल गया, बेटा यहाँ से मुझे मिल गया 12a इज इक्वल टू 24, a इज इक्वल टू 3/2। तो बेटा मेरे पास fx कितना आ गया, बेटा मेरे पास fx आ गया x/2 इंटू x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 5 माइनस 12। ठीक है बेटा, दोनों में से कोई भी इक्वेशन चुन लो, आपकी एक ही बात होगी। जब आप x0 पुट करोगे तो बेटा दोनों से आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो 0 पे मुझे कितना मिल जाएगा, 3/2 -1 -4 -5 माइनस का 12। तो ये कट गया, आपका आंसर आ गया माइनस का 42। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, ठीक है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, बेटा मैंने आपको होमवर्क दिया था, ये वाला जो क्वेश्चन है। हाँ बेटा ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ठीक है ना? हाँ, इसी एक क्वेश्चन के लिए देखो मैंने आधा घंटा खराब किया है, और भी कौन सा समझाएगी बच्चों को। बेटा ये समझ में नहीं आता कि सर हम कैसे सोचेंगे। ठीक है ना? बट आपको एक बात समझ में आ गई होगी इस क्वेश्चन में कि कभी भी अगर मुझे f1 f2 f3 दे रखा है, कोई भी चीज दे रखी है, तो आप पहला काम तो यही करोगे, fx को उनके फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे, a x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा बेटा, लास्ट में बेटा जो भी आएगा, जो मेरा यहाँ से एडिशन आ रहा है, अगर ये कांस्टेंट आ रहा है तो मैं कांस्टेंट ऐड कर दूंगा, अगर ये x के अकॉर्डिंग बदल रहा है तो आपको x के अकॉर्डिंग रिलेशन निकालना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है, और बेटा उसको मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मैंने आपसे पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए। बेटा अगर आप ध्यान से देखिए, मैंने आपसे कहा था कि कभी भी अगर आपको कोएफिशिएंट अननोन दे रखा है, ठीक है ना, और दो इक्वेशन है, तो बेटा पहले उस इक्वेशन की बात करिए जिसके लिए, जो मेरे लिए पूरी तरह नोन है। नीचे वाली इक्वेशन बेटा मेरे लिए कंप्लीटली नोन है, नीचे इक्वेशन मेरे लिए कंप्लीटली क्या है, नोन है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नीचे वाली का डी निकालूंगा। डी कितना आएगा बेटा, डी मेरा आएगा देखो b² माइनस 4ac, दैट इज 64 माइनस 4 इंटू 32। तो बेटा ये कितना आ गया बेटा, मेरे पास ये आ गया माइनस का 64, जो कि क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब बेटा fx जो मेरे पास नीचे वाला फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बेटा, वो ऑलवेज पॉजिटिव। और बेटा हम जानते हैं इनइक्वालिटी में अगर नीचे वाला फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो बेटा मैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, मतलब मैं उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो बेटा एक्चुअल में बेटा मुझे ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे रखा था, वो तो सिर्फ घुमाने के लिए था। ठीक है, अब आप चलिए अगले आगे केस में। बेटा देखो मेरे पास अब सिर्फ क्या रह गया, देखो अब मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी रह गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी रह गई है। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक चीज आपको समझाया भी था पहले कि कभी भी मुझे कोई फंक्शन चाहिए, अगर मुझे कभी भी कोई फंक्शन चाहिए, मान लो मैं fx बोल दे रहा हूं, ठीक है, मैंने आपसे एक बार समझाया था कि अगर fx मेरा, अगर मेरा a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है, इसका मतलब मेरे पास fx क्या था, ऑलवेज पॉजिटिव था, याद है? और मैंने कहा था अगर a नेगेटिव d नेगेटिव, इसका मतलब बेटा मेरे पास fx ऑलवेज नेगेटिव। बेटा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर में ऑलवेज हम इस तरह ही नहीं जाते, एग्जाम में ऑलवेज हम इस तरह ही नहीं जाते, कई बार हमको यहां से उल्टा भी सोचना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, अगर fx मेरा ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब हम एग्जाम में ये सोचेंगे। अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो fx मेरा ऑलवेज नेगेटिव है, इसका मतलब मैं क्या सोचूंगा, इसका मतलब मैं ऐसे सोचूंगा उल्टा कि भैया a नेगेटिव और d नेगेटिव। क्या समझ में आया नहीं आया? हाँ ध्यान रखिएगा, a नेगेटिव और d नेगेटिव, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दूसरा बेटा अगर मैं आपको एक दूसरी बात और करूं तो बेटा एक बात आप समझिए कि बेटा मेरे पास कभी भी क्वेश्चन में अगर मुझे x निकालना है, अगर मुझे x निकालना है तो बेटा आप उसके फैक्टर्स पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू पे ध्यान दीजिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, बट बेटा अगर आपको कभी भी कोफिशिएंट निकालना है बेटा, अगर कभी भी आपको क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट निकालने हैं बेटा, तो बेटा आप उसके कोफिशिएंट किस में आते हैं बेटा, कोफिशिएंट आते हैं डी के अंदर, किस में आते हैं, डी, b² माइनस 4ac। ठीक है ना, तो बेटा आप सीधे कोफिशिएंट डी पे ही हिट करोगे कि भैया डी मेरा नेगेटिव है, पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, ये बात ध्यान रखिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे ए निकाला तो बेटा मैं डी के बारे में सोचूंगा कि भैया इस इक्वेशन में मैं डी से डी के रिलेशन में क्या रिलेशन निकाल सकता हूं। तो देखो फंक्शन नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव, इसका मतलब डी ऑलवेज नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, b² माइनस 4ac कर दूंगा। तो बेटा कितना आ गया, ax प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू 9a प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। 4 बेटा कॉमन आ गया, बेटा मैंने सिंप्लीफाई किया, बेटा मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, माइनस 8a² माइनस 2a प्लस 1, माइनस कॉमन आ गया। बेटा माइनस कॉमन आते बेटा साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, बेटा ये लेस देन से क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया।
क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। ग्रेटर देन होने पे बेटा मैंने फैक्टर कर दिया इसके पूरे का, 4a माइनस 2a, तो बेटा मेरे पास आंसर आ गया ये 4a माइनस 2a इंटू 2a प्लस 2a। तो बेटा पॉइंट डाल दिया मैंने, -1/2 और 1/4। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। आंसर गलत है, सही कर लीजिएगा इसको, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है ना। बट बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो बेटा मेरा पास पूरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भैया ए मेरा नेगेटिव होगा, ए पॉजिटिव में नहीं ले सकता, मतलब मैं इसको भी नहीं ले सकता। ए नेगेटिव मतलब 0 मेरे बीच में आएगा, और बेटा मेरा आंसर है जो कॉमन आंसर आया बेटा मेरा ये आंसर होगा। तो x कितना आ गया, x बिलोंग्स टू आ गया बेटा -∞ से लेके -1/2 तक। हाँ जी, क्लियर सभी के लिए? ठीक है ना बेटा। यहाँ पे हमने क्या सीखा बेटा, यहाँ पे हमने सीखा कि हमको उल्टा भी सोचना पड़ सकता है, कि अगर मुझे क्वाड्रेटिक लेस देन 0 दे रखी है तो आप उल्टा सोचिएगा कि डी मेरा नेगेटिव होगा ऑलवेज। अगर मेरा क्वाड्रेटिक नेगेटिव दे रखा है, ऑलवेज नेगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव, तो बेटा इसका मतलब डी मेरा ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और क्वाड्रेटिक नेगेटिव होने का मतलब ए नेगेटिव, क्वाड्रेटिक पॉजिटिव होने का मतलब ए पॉजिटिव, ठीक है। उल्टा सोचना है आपको, उल्टा सोचना है, ठीक है ना। दूसरी बात बेटा आपको ये भी ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया जो कि क्वेश्चन के अंदर आप एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मुझे वेरिएबल कोफिशिएंट निकालने, क्या निकालने, कोफिशिएंट निकालने, तो बेटा मैं ऑलवेज ढूंढूंगा कि भैया डी के रिलेशन में मुझे डी के बारे में मुझे क्वेश्चन वाला क्या कोई रिलेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन बेटा आपको कुछ समझाना है, इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। इसको इजीली मैं आपको दे सकता हूँ बट अभी दूंगा नहीं। ओके, ये क्वेश्चन क्या है, if roots has imaginary root find minimum value of expression। इसको आप ट्राई करिएगा अगर आप कर सको तो, ठीक है। होमवर्क दे दे रहा हूँ, अगर आप कर सको तो ट्राई करिएगा, ठीक है, नहीं तो मैं क्लास में कराऊंगा ही कराऊंगा। इसके अलावा मैं चाह रहा हूँ कि होमवर्क दे दूं मैं आपको। हाँ ये आप ट्राई कर सकते हैं, ये रहा। एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर फाइंड p, ठीक है ना। एग्जामिनर ये बोल रहा है, ठीक है। हाँ ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर निकालिएगा। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, चलिए ये तो मैं आपको कल ही समझाऊंगा, ठीक है। चलिए बेटा आज की क्लास ओवर, ठीक है। कोई डाउट हो बेटा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के पूछ सकते हैं, ठीक है। भी तो और भी डाउट है तो कॉल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए बेटा, ओके बाय।